Okay, good morning. Critical reasoning, chapter 3, that is strength of argument. ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. Today we will start this class. Very important part of the mains examination of banking and either ABPS, SBI, LIC or SSC CGL. Now, as the topic suggests, topic में क्या बोला है? Strength of argument. That means यहाँ पे क्या होगा, आपको you will be provided with some statement. आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में कुछ बात आपको बोला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आर्गुमेंट दिया गया है, जो भी लॉजिक दिया गया है, वो वीक है या स्ट्रांग है. दैट मीन्स आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है? डिबेट करना, बहस करना, डिस्कशन करना, हैविंग अ वेरी स्ट्रांग डिस्कशन विच हैव सम लॉजिकल फ्लो अंडर द कम्युनिकेशन. जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी आप बहस कर रहे हो, उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, उसमें एक तरह का आई थिंक एविडेंस होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए. तो आपको डिसाइड करना होगा दो चीजें कि जो आर्गुमेंट दिया गया है वो कमजोर है कि मजबूत है, दैट इज वीक है कि स्ट्रांग है. नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस वेरी चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट. इसमें तो कुछ करना नहीं है, ना ही आपको कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं करना है. दैट मीन यू हैव टू यूज योर ब्रेन. तो ये जो जितने भी क्रिटिकल रीजनिंग के जो चैप्टर चल रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हेन यू if in case you appear for any post which has an interview section, so for the purpose of interview, before that interview, before you appear before the interview board, it is very important to prepare yourself for this chapter. इस चैप्टर में अगर किसी ने अच्छा काम किया है, अच्छा स्कोर कर रहा है, उसको लॉजिक समझ में आता है, लॉजिक देने आता है, तो वो काफी अच्छे तरीके से चीजों को एंटिसिपेट कर सकता है कि क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जवाब कैसे होगा. ये बहुत कुछ सिखाता है. इट एनहांस एंड ग्रूम योर पर्सनालिटी. इसके सवालों को सॉल्व करने से पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को ही समझना बहुत जरूरी है, बेसिक को. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट. जो आर्गुमेंट दिया गया उसका स्ट्रेंथ कैसा, वीक है या स्ट्रांग है. अब आप थ्योरी बहुत ध्यान से समझिए. एन आर्गुमेंट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट. देखो पहले ही बोल दिया सेंटेंस में सबसे पहले कि आर्गुमेंट क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है. लॉजिकल, लॉजिकल का क्या मतलब होता है? रैशनल. तर्क बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना. तो जिसमें कोई लॉजिक होता है, आप ऐसे ही कोई बात नहीं बोल सकते जैसा कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस वो आपका ओपिनियन है. ठीक है. सो एन आर्गुमेंट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट यूज्ड टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन अ गिवन प्रोपोजिशन. जो भी आपको एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दिया हुआ है, जब कोई आप आर्गुमेंट देते हो, तो आर्गुमेंट एक ऐसा लॉजिकल स्टेटमेंट है जो या तो उसको सपोर्ट करता है, किसको, दिए गए प्रोपोजिशन को, ठीक है, या फिर उसे और ज्यादा क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है कि वो क्यों सही है, क्यों स्ट्रांग है. उसके सपोर्ट में एविडेंस के साथ आप जो लॉजिक दे रहे हो, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो, वो आपके प्रोपोजिशन को सपोर्ट भी करेगा और क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ करेगा, उसको मजबूत करेगा. लेकिन आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए. इलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं चलता है. ठीक है ना. वी आर डीलिंग विद वेरी क्रिटिकल रीजनिंग. इसका नाम ही है क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है ना. तो क्रिटिकल थिंकिंग तो करना पड़ेगा आपको. सीधी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ रीजन और जस्टिफिकेशन. आप कोई भी बात जब आप कहते हो, जैसे अभी आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो और आप मिसिंग नंबर कर रहे हो, रॉन्ग नंबर कर रहे हो, तो जब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई ये रॉन्ग कैसे है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई ये रॉन्ग है, मुझे पता है ये रॉन्ग है. तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो कोई लॉजिक हुआ, ये तो वीक आर्गुमेंट हुआ ना. नहीं, मेरे हिसाब से ये होगा. लेकिन क्यों होगा? जब आप उस सपोर्ट में आप लॉजिक देते हो, आप एविडेंस देते हो, आप प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हो कि ये जो मिसिंग नंबर आया है ये सही आंसर है और इसके पीछे रीजन ये है, इसका अरिथमेटिक सीरीज ये होगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होगा या इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसका सिस्टम ये है, और आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये प्रोसेस फॉलो हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इसका आंसर बिल्कुल जायज है. जो प्रोपोजिशन आप आया है उसके पीछे का एविडेंस दे रहे हो, है ना. So it is reason or justification provided either in support, या तो उसके सपोर्ट में आप बोलते हो, और in opposition to a particular statement.
पार्लियामेंट का जो बहस होता है वो एक्चुअली सब क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग ही तो है। राज्यसभा और लोकसभा में जो भी कुछ बहस होता है किसी बिल को लेके होता है, उसके दो पक्ष होते हैं। एक जो पार्टी उस बिल को लेके आई है, बिल यानी एनी लॉ, पहले तो बिल होता है, जब वो बिल पास होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति का जब मुहर लग जाता है तो वो बिल लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन उसके पहले का प्रोसेस क्या है, पहले लोकसभा में जो पार्टी उस बिल को लेके आएगी उसके ऊपर वो बहस करेगी, उसके सपोर्ट में वो लॉजिक देगी, एविडेंस देगी, पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले क्या था, अभी क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, अभी इसका देश के पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा, इसको समझाया जाता है। और जो अपोजिशन होता है, जो ये नहीं चाहती है कि ये बिल ना आए, ये बिल देश के लिए सही नहीं है, वो उसके सपोर्ट में क्या करता है, लॉजिक देता है कि नहीं हम लोग इसके अगेंस्ट में है। लेकिन सिर्फ क्या बोलने से होगा अगेंस्ट में है, नहीं, उनके पास भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, फाइंडिंग्स होते हैं। Because see, there are two aspects of a single thing. A coin has two aspects, head and tail. Everything has two aspects. एक है मेरिट और एक है डीमेरिट। मेरिट अगर आप बताओगे तो आपको एविडेंस देना होगा। योर ओपिनियन डजंट मैटर। ओपिनियन, आपके विचार, आप क्या सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एविडेंस होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके बात को प्रूफ करने के लिए। और अगर आप अगेंस्ट में बोलते हो तो भी आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए कि ये बिल क्यों नहीं पास होना चाहिए। इसलिए कभी कभी जो बिल आता है कभी पास होता है, कभी कभी पास नहीं होता है। तो दो एस्पेक्ट, वो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस होती है और जो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है लॉजिकल जो बहस होती है, ठीक है ना, उस वो क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग ही तो है। वहां कुछ नहीं होता, भले क्रिटिकल, हर कोई अपना होमवर्क करके आता है कि आज लोकसभा में एक हफ्ते के बाद अगर ये बिल आने वाला है तो हर कोई अपनी तैयारी करके आता है कि मुझे इसको सपोर्ट करना है या मुझे इसके अगेंस्ट है बोलना है कि ये बिल बिल्कुल सही नहीं है। अब इसे लोकपाल बिल आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। लोकपाल बिल आज तक आया नहीं आया, और लोकपाल बिल कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि करप्शन की जो परसेंटेज है वो 99% के ऊपर है। लोकपाल बिल आने का मतलब है कि पूरा लोकसभा खाली हो जाएगा, राज्यसभा खाली हो जाएगा, ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि हर एक के ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है। मतलब जैसे कि मान लो अगर पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन होता है, मान लो एमएलए का, अभी एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, एमएलए के इलेक्शन होने से पहले आपका जो जो नियरेस्ट जो डीएम ऑफिस है, जो डुअर्स करना अलीपुरद्वार का है, आप जाइए, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के लिए है। वहां जब जाइएगा तो हर नेता को एमएलए पे जो खड़ा हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, निर्दल हो या किसी भी पार्टी का हो, सबसे पहले उसको एफिडेविट करना पड़ता है। और एफिडेविट में अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम, चार्जेस, एफआईआर, चार्जशीट, कुछ भी अगर है, संपत्ति, ठीक है, फैमिली ब्यौरा, शादीशुदा है कि नहीं, बच्चे कितने हैं, कहाँ का संपत्ति है, गाड़ी उड़ी घर, सबका ब्यौरा देके वहां रखा जाता है। और कोई भी पब्लिक जाके, बाहर लगा होता है पूरा, बहुत सारे पेजेस का होता है हर कैंडिडेट का, वो जाके पढ़ सकता है। अगर आप उसे जाके पढ़ो कभी तो आपको पता चल जाएगा कि जो नेता खड़ा होने वाला है ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास हल्के या गंभीर आरोप नहीं है, सबके ऊपर है। तो लोकपाल बिल अगर आएगा तो इनके ऊपर तो रिसर्च होगा, चर्चा होगा, है कि नहीं। तो इसके बहुत सारे मेरिट भी हैं और ज्यादा क्या है, डीमेरिट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेताज, कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा। अन्ना ने बहुत आंदोलन किया लेकिन आया, इसके ऊपर कितने डिबेट्स हुए, फॉर पे, अगेंस्ट पे, तो ज्यादा वोट कहां पड़ा, अगेंस्ट में, इसलिए आज तक नहीं आया, ठीक है ना। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। सी, आर्गुमेंट्स आर नॉट जज्ड। आर्गुमेंट को आप सिर्फ ये कह के जज नहीं कर सकते एज इनहेरेंटली राइट, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा किया था तो अभी भी ऐसा होगा, ये बोल के कोई आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। और रॉन्ग तो ना तो सही बोल सकते हैं, ना ही उसको गलत बोल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए बोल रहे हैं ना कि कोई उसे सही भी नहीं बोल सकता है, गलत भी नहीं बोल सकता है। अब जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो जो चाय बागान हम लोग के एरिया में है, चाय बागान गवर्नमेंट से लीज लिया जाता है, ये पता है। तो मैनेजर इसको ऑपरेट करता है, स्टाफ होता है। तो अगर आप चाय बागान को लीज पे लेते हैं तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, वो अपनी तरह चलाएगा। तो अगर चाय बागान प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वहां होता ये है कि चाय बागान के बीचों बीच भी कई सारे रास्ते होते हैं जो चाय बागान से निकलते हैं, चौपत्ती से ऐड होते हैं, चौपत्ती का रास्ता चाय बागान से ऐड होता है। लोग आने जाने के लिए उसको व्यवहार करते हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो चाय बागान चारों से लॉक्ड है। ये दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की तरह है तो नहीं, जहाँ पे जाना मना है या पहाड़ी पे है कुछ और है, ये रास्ता एकदम प्लेन रास्ते पे है। तो वहां पे
एक इनहेरेंटली एक आर्गुमेंट वहां बोला जाता है कि वे चाय बागान है, आप यहाँ मत आइए क्योंकि ये प्राइवेट रास्ता है, यहाँ पे बाहर के पब्लिक का आना अलाउड नहीं है, मचोपत्ती का आदमी नहीं आएगा, सिर्फ बागान का आदमी ही रहेगा। इस तरह का बहुत सारे लोग आर्गुमेंट देते हैं, खासकर मैनेजर जो है आर्गुमेंट देता है। नाउ यहाँ पे एक चीज है, बात उसका सही है, पर इसमें एक आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को हम लोग बोलते हैं ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चाय बागान का रास्ता या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का रास्ता अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर उस रास्ते को इस्तेमाल किया गया है अपने पर्पस के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, टू शेयर द कल्चर, ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस एंड फॉर अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि हमारे से पहले पूर्वज, हमारे उससे पूर्वज इन रास्तों को इस्तेमाल करते हुए आए हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी एज पर ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन लॉ, ये लीगल है, ये लीगल मैटर है, आप वहां पे किसी भी बाहर के आदमी को उस रास्ते पे चलने से नहीं रोक सकते। नाउ ये भी इनहेरिट है, ये आर्गुमेंट दिया मैंने, और ये इनहेरेंटली है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, ये क्या है? राइट है, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, और इसको लीगल भाषा में बोलते हैं ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, कि ये एक ऐसा कानून है जहां पे अगर उस रास्ते को जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर इस्तेमाल किया गया है तो आने वाला जनरेशन भी इसको यूज कर सकता है। आप कोई मैनेजर इंडिविजुअली उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकता, उसे चलने से नहीं रोक सकता। अगर रोकेगा तो वायलेशन ऑफ आईपीसी सेक्शन 504 एंड 506 होगा, किसी को चलने से रोकना, इंटिमिडेट करना, धमकाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो आर्गुमेंट को हम इसलिए जज नहीं करेंगे कि ये पहले से होता आ रहा है, और उस बेस पे हम ये भी नहीं कह सकते कि सही है या फिर रॉन्ग है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया आपके लोकल चाय बागान का। रादर दे रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द रीजनिंग प्रोसेस। ये केवल क्या है, आप जो रीजनिंग मतलब आप जो तर्क लगा रहे हो, आप जो लॉजिक लगा रहे हो, बस उसका एक प्रोसेस है। जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो ना, आप जो आपका जो रीजनिंग प्रोसेस है, ये दिखाने के लिए कि जो आर्गुमेंट वीक है या आर्गुमेंट स्ट्रांग है, उसका एक पार्ट है। जो भी आप लॉजिक लगाते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस एंड लॉजिक अप्लाइड। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके पास क्या प्रमाण है साबित करने के लिए, और कौन सा लॉजिक आपने अपनाया है। इन दोनों पे बेस करके एन आर्गुमेंट कैन आइदर बी इन फेवर, तो एक आर्गुमेंट जो है किसी भी दिए गए डाटा के फेवर में हो सकता है या फिर उसके अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है व्हाट आर द एविडेंस एंड व्हाट आर द लॉजिक अप्लाइड। इन दो बातें बहुत जरूरी है। आगे हम लोग और ये प्रोसेस और स्टेप सीखेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये इनहेरिटेंस वाला बात ऊपर से निकल जाता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे घर के पीछे जो बागान है वो भी चल रहा है यहाँ पे, ये ठीक है ना, नया मैनेजर जो आया है वो यही सब कर रहा है। आर्गुमेंट्स आर जनरली डिवाइडेड टू कैटेगरीज। तो आर्गुमेंट्स जो है, नहीं कोई सोचेगा हाफ पैंट पहन के आपको डरा देगा, वो नहीं होगा। सर हम फुल पैंट पे हैं, तुम हाफ पैंट में है, तुम हाफ पैंट पहन के सोचेगा हमको डरा देगा, वो तो इस जन्म में तो नहीं होगा कम से कम। साला गुलामी का इंडिया थोड़े है, बोलता है यू टर्न ले लो, बोलता है साला। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या है समझ गए? तो कभी कभी पढ़ाना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ना फैक्ट के साथ, तो मेरे पास फैक्ट था इसलिए मैंने दिया। तो जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो होता है ना, ये वेल सपोर्टेड होता है। मतलब अगर आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो तो उसके पास एविडेंस भी अच्छे होंगे, लॉजिक भी अच्छे होंगे, तो सपोर्ट मिलेगा उसको, लॉजिकल भी होगा, और वो क्या होगा, जो डेटा दिया गया है स्टेटमेंट उससे रेलेवेंट भी होगा। इररेलेवेंट तो कभी डेटा हो ही नहीं सकता, ठीक है? वीक आर्गुमेंट क्या होता है, इसके पास प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है, ओपिनियन जैसा होता है, आपके मेरे विचार हो गए, रेलेवेंसी नहीं होती है, लॉजिकल नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, थेथोलॉजी होता है, ठीक है ना? तो ये कोई कनेक्शन ही नहीं होता है स्टेटमेंट के साथ, तो वो वीक आर्गुमेंट हो गया ना। इन ऑर्डर टू फाइंडिंग आउट वेदर इट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while reading the statement, because देखो स्टेटमेंट तो ऐसा होगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वो एक जनरल परसेप्शन है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? दिस इज कंप्लीटली अ जनरल परसेप्शन कि कोई भी एक एडल्ट अगर है और अगर वो दुनियादारी की समझ है तो उसको वो भाषा समझ में आएगी, लेकिन उसमें लॉजिक लगाना उतना ही कठिन है, ठीक है?
अब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट क्या है? देखो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट विच इन फेवर और सपोर्ट द स्टेटमेंट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ऐसा कोई भी आर्गुमेंट जो दिए गए स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, उसके फेवर में बात करता है, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ, वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। और वीक हो गया जो क्या करता है, जो स्टेटमेंट है ना, या तो उसके अगेंस्ट में बात करता है या उसे कमजोर बनाता है। क्या बनाता है? उसको कमजोर बनाता है। आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है, आप खाली अपना विचार दे रहे हो, कोई रेलेवेंस नहीं है आपकी बात का। मैं क्या बोल रहा हूं, लाइट जलाने के लिए बोल रहा हूं, पंखा स्टार्ट कर रहा है, कोई क्या मतलब है इसका, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, अब ध्यान से यहां से प्रोसेस शुरू होता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कंसिस्ट सम फैक्ट्स व्हिच आर गिवन बिलो। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में कुछ फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल फैक्ट होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तुम बोलेगे हाउ? कम विथ मी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5, we will go to walk in that tea garden and we can see the sun rising in the east, and I can prove it to you through the GPS available in my mobile. वो दिखाएगा ईस्ट किधर है और सूरज भी तुमको उधर ही दिखेगा, तो फैक्ट हो गया, एविडेंस भी हो गया। आप समझ रहे हो? तो यूनिवर्सल जो फैक्ट होता है, जो आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से पढ़ा था, वो तो कभी झूठ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल एविडेंस है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? सेकंड है एनालाइज्ड एंड एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा, सॉरी, डेट भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। क्या बोला है कि एक तो उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस प्रॉपरली किया हुआ है, और वो एक्सपीरियंस पे बेस है। कोई भी बात, जैसे मैंने भी कहा, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, if it can be proved that this path has been used through generations of generations, then any person has a right to walk. That is called customary right by easement by prescription, legal है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि कभी कभी कोई ऐसी बात होती है जो एक्सपीरियंस पे या एनालिसिस पे डिपेंड करती है, तो वो भी डेटा जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। लेकिन एनालिसिस और एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, अनुभव पे आधारित होना चाहिए कि ऐसा ट्रेंड है और आगे भी ऐसा, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं ना। आप शेयर मार्केट में क्या होता है? ट्रेंड ही तो फॉलो होता है। आप ट्रेंड नहीं फॉलो करोगे तो क्या फॉलो करोगे? जहां पर डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात है, यू नीड टू फॉलो द ट्रेंड ओवर द पास्ट ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। जब आप एसआईपी करने जाते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी का या गवर्नमेंट कंपनी का, आप क्या देखते हो? जो प्रोडक्ट पे आप एसआईपी पे आप पैसा डालने जा रहे हो मंथली फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, आप ट्रेंड नहीं देखोगे कि पिछले, अगर वो 10 साल पुराना पॉलिसी है तो पिछले 10 साल में उसका ट्रेंड कैसा रहा है और आने वाले ट्रेंड कहाँ जाएगा, तो वो देख के तो भरोगे ना कि दोस्त आया मुंह उठा के पॉलिसी कर लिया। इन फेवर ऑफ पीपल एंड कंट्री कैसी बात होगी? हमारे देश की जनता या देश के फेवर में कोई बात बोला जाएगा, उसके अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ऑलवेज ऑथोराइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट बॉडीज, ये तो बात सिंपल है कि कोई भी ऐसी बात जिसको हमारी सरकार समर्थन करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, कोवर्ट का तो मतलब होता है गुप्त, कोवर्ट मिशन बोलते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान, अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर भारत की सरकार, अगर उस चीज को समर्थन देती है तो फैक्ट है, ठीक है ना? उस पर आपका तो कोई लॉजिक चलेगा नहीं। लॉजिकल प्रेडिक्शंस, आप कोई भी जो अनुमान लगा रहे हो ना, कोई भी गेस कर रहे हो, प्रेडिक्शंस कर रहे हो कि ऐसा होने वाला है, दैट मस्ट बी बेस्ड बाय सम लॉजिकल प्रेडिक्शंस। वीक आर्गुमेंट कंसिस्ट सम फैक्ट्स व्हिच आर गिवन बिलो। तो ये तो हुआ 5 जो मैंने बताया, जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग का जो बनाने के पीछे फैक्ट होता है। वीक आर्गुमेंट में क्या होता है? एम्बिजियस डेट, मतलब डेट नहीं है, डाटा है, डेटा है, मतलब अनक्लियर, एंड रीस्टेटमेंट। दोनों का क्या मतलब होता है? एम्बिजियस का मतलब होता है आप कोई ऐसी बात कह रहे हो जिसका डबल मीनिंग है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि पहला वाला मीनिंग करूं या सेकंड वाला काम करूं। सो देयर इज अ डिलेमा। आप तो मतलब भंवर में हो ना, क्या करो, इधर करोगे उधर, क्योंकि उस बात का 2 मतलब निकल रहा है। मतलब डेटा क्लियर नहीं है, बात क्लियर नहीं है, या रीस्टेटमेंट है, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, तो फैक्ट नहीं हो जाता। एक ही बात को 2 बार बोलने से क्या फैक्ट हो जाता है? नहीं होता है। ऑप्शन एंड कंपैरिजन, ऑप्शन नहीं है, क्या ये? ओपिनियन। ये क्या है? ओपिनियन एंड कंपैरिजन। आपका कोई भी विचार या
किसी चीज को आप किसी से कंपेयर करके बोल रहे हो कि ये सही है, कभी भी नहीं, कंपैरिजन नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग घर में जो हमारे जो बच्चे होते हैं उसका क्या करते हैं, भाई बहन ये तो करते हैं, उसके रिजल्ट को किसी और से कंपेयर करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को किसी और से कंपेयर करते हैं, तो फैक्ट कैसे हो गया वो? हर एक की अपनी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो ओपिनियन हुआ, कंपैरिजन हुआ, डेटा जो रेलेवेंट नहीं है आपके स्टेटमेंट के साथ, ये वीक बनाता है आपके आर्गुमेंट को। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड कंट्री, मैंने पहले कहा जो चीजें हमारे देश और देश की जनता के लिए है वो स्ट्रांग है, उसके खिलाफ कुछ भी होगा वो क्या है, वीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, above all these hints you have to follow some other options also to understand or easily find a strong argument। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो आपको ध्यान देना है कि स्ट्रांग आर्गुमेंट को ढूंढने के लिए। ठीक है, द आर्गुमेंट शुड नॉट बी जस्ट एन ओपिनियन, मैंने कहा आपका आर्गुमेंट, आपका ओपिनियन सिर्फ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, अगर ओपिनियन है भी तो बैक्ड बाय रेलेवेंट डेटा, एविडेंसेस एंड लॉजिकल प्रेडिक्शंस। अगर आप अपने विचार ही दे रहे हैं किसी स्टेटमेंट के बारे में तो आपको प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि वो आपके विचार कैसे सही है, जायज है। अगर सिर्फ वो ओपिनियन है तो ओपिनियन फैक्ट नहीं हो सकता। इट मस्ट आंसर वन ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी अगर स्टेटमेंट होता है तो अगर आप कोई ओपिनियन देते हो तो उसके कुछ जवाब मिलने चाहिए, कुछ सवाल है उसके जवाब क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा। अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे देन इट इज नॉट एन आर्गुमेंट, तब ये आर्गुमेंट नहीं है। हम लोग होता है ना, सामने आपके दोस्त बहुत कुछ बोल देते हैं, आप उससे पूछते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके पास फैक्ट्स नहीं है, दैट मीन तब उसकी बात को विश्वास करना सही नहीं है, उसकी बात को आगे ले जाना भी सही नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, फटाक से शेयर कर देते हैं, हम लोग फैक्ट फाइंड नहीं करते कि जो पोस्ट किया गया है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हम कभी फैक्ट को फाइंड करते हैं नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं, आई विल बी द फर्स्ट टू शेयर इन माय फ्रेंड्स ग्रुप, सबसे पहले मैं शेयर करूंगा, जैसे कि उसको वर्ल्ड कप मिलने वाला है। ठीक है, नंबर 2, एन आर्गुमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। किस पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज यूज्ड, बिकॉज बाय चेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स वी कैन मेक अ वीक आर्गुमेंट फोर्सफुल। बात सही है। कभी कभी क्या होता है, आर्गुमेंट्स में जो वीक होता है उसमें से कुछ वर्ड अगर चेंज कर दो, कुछ वर्ड अगर आप 2-3 वर्ड अगर आप हटा के उसके जगह कुछ और वर्ड लगा दो, तो वही आर्गुमेंट क्या बन जाएगा, बहुत ही फोर्सफुल और ताकतवर बन जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, इसका एग्जांपल दूंगा, ये 2 नंबर पॉइंट वाला। ठीक है, लैंग्वेज खाली यूज, वीक आर्गुमेंट भी क्या बन जाता है, फोर्सफुल यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बन जाता है। ठीक है, the argument must be an argument and not with what somebody or newspaper says। argument होना चाहिए, बल्कि वो इस बात पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि नहीं उस न्यूज़पेपर में छपा है, फलना न्यूज में मैंने देखा है, फलना व्हाट्सएप में मैंने देखा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। ठीक है, इस पे बेस करके हम किसी आर्गुमेंट को आर्गुमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज आई हैव सीन एंड आई हैव रीड इन सम न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल। ये हवा हवाई बात हो गया। इफ someone is quoted in support of a statement it can't be a forceful argument। किसी ने कोई बात कोट कर दिया स्टेटमेंट को तो वो फोर्सफुल नहीं होगा। फोर्सफुल कब होगा, वी स्ट्रॉन्ग कब होगा, मैंने बता दिया आपको। कहां कहां नहीं होगा वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन एन एजम्पशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी फोर्सफुल। ऐसा कोई भी आर्गुमेंट जो एजम्पशन पे बेस्ड करता है, एजम्पशन समझते हो, मान लिया कि, सपोज, इमेजिनरी, एजम्पशन, मैंने एज्यूम कर लेना कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, इस बेस पे किसी आर्गुमेंट को हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं कह सकते। एजम्पशन बेस्ड आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं होते हैं, एजम्पशन नहीं चलेगा। क्लियर हो गया, एजम्पशन नहीं चलेगा। कोई कोट कर दिया है तो स्ट्रॉन्ग नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप आर्गुमेंट के कुछ लैंग्वेज को चेंज कर दे तो वीक वाला क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में देख लिए हो, किसी ने बोल दिया है तो आर्गुमेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं चलेगा। किसी का ओपिनियन है, नहीं चलेगा जब तक वो व्हाई, हाउ और व्हेन का आंसर ना दे दे, क्योंकि इन तीनों सवालों का जवाब तुमको मिलेगा तो एविडेंस ही मिलेगा, रीजन ही मिलेगा, लॉजिक भी मिलेगा। If the argument is in form of a simple sentence lacking any facts or established notions, is not ambiguous, AMBIGU ना, ambiguous is considered as weak argument। साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके अंदर कोई फैक्ट लैक करता है, नहीं है। ठीक है, और जो क्या है, कोई नोशन है, आपने मान लिया है,
कोई मैंने बहुत ज्यादा एम्बिजस है, तो कोई किसी भी एम्बिजस आर्गुमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक आर्गुमेंट बोलते हैं, जिसमें फैक्ट नहीं है। वही चीज सेम बार बार घुमा के बोला है, इफ द आर्गुमेंट superfluous and only glances at the theme without making an in-depth analysis of the facts or information, the argument will be weak. एक आर्गुमेंट वीक कब हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। आप एक ऐसी बात कर रहे हो जैसी कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी कहा है सुपरफ्लुअस है, जब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैंने बिकॉज लिख दिया, ठीक है, तो आपको वाई लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। आप दोनों चीजें तो नहीं लिख सकते साथ में, कोई एक ही इस्तेमाल करेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि दोनों क्या बताता है, रीजन बता रहा है। तो आप किसी एक को यूज करो, दोनों को यूज करने की क्या जरूरत है। तो जब आप किसी जिस जगह पे किसी एक चीज से काम हो जा रहा है, पर आप दो चीजों को यूज करो, लेकिन उसमें से यूज एक ही होगा, दोनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो एक क्या है उसमें, सुपरफ्लुअस है, मतलब नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं थी लेकिन जबरदस्ती डाला गया है, वो हो जाएगा वीक आर्गुमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, फैक्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ एनी आर्गुमेंट कंटेन ओनली, किसी भी आर्गुमेंट में अगर लिखा हुआ है कि दिस इज द ओनली, दिस इज द बेस्ट, यही होगा, अनटिल, अनलेस, या फिर डेफिनेटली, ये हमेशा इस तरह के वर्ड जो है आर्गुमेंट को क्या बनाते हैं, वीक। क्योंकि ऐसा हो, दिस इज द ओनली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द रेयर केसेस, only, the best, will be, until, unless, definitely, these words make an argument weak. किसी भी आर्गुमेंट को क्या बनाता है, वो वीक बनाता है। आप बात समझ रहे हो। क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लीजिए, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। बोला इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, कि जो आर्गुमेंट नंबर वन है खाली वही स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला नहीं है, एक नंबर स्ट्रॉन्ग है, या दो नंबर स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक वाला वीक हो गया। एक वाला स्ट्रिंग है, एक वाला अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा नंबर क्या है, वीक, और दूसरा वाला अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहला वाला क्या है, वीक। तो अगर आपका अगर आपने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ढूंढ लिया है कि पहला वाला स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर कौन होगा, ए। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर होगा बी। या तो एक नंबर या दो नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दोनों में से कोई एक, तो क्या होगा, सी। दोनों में से कोई नहीं होगा तो क्या होगा, डी। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, ई। यानी पूरा ऑप्शन किस बात पे है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर आप स्ट्रॉन्ग निकाल लिए तो वीक तो अपने आप छट गया ना। क्या बात समझ में आ रही है, चल रहा है ना ये। चलो एग्जाम्पल दिया है ना, ओके। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से समझो। शुड बोला है, शुड मतलब, शुड का मतलब होता है कि आपसे सजेशन मांगा है, ठीक है। शुड द प्रेस्टिजियस पीपल, ऐसे लोग जो जनमान्य हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनकी प्रेस्टीज है बहुत ज्यादा, हु हैव कमिटेड क्राइम, जिन्होंने क्या किया है, अनजाने में अपराध किया है। प्रेस्टिजियस पीपल, पहले ही बोल दिया है कि मैंने कंडीशन दे रखा है, लोग कैसे हैं, प्रेस्टिजियस, और उन्होंने अनजाने में अपराध कर दिया है, बी मेट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, तो क्या उनके साथ खास तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए, मतलब उनके लिए, कहने का मतलब अलग से कानून, ठीक है ना, क्योंकि वो कैसे हैं, प्रेस्टिजियस पीपल है, और गलती से ऐसा हो गया है। आपको कभी नहीं लगता ऐसा, आपने भी कभी बात किया होगा, कभी भी, बहुत एक अच्छा बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, ठीक है, और उसने फिल्म के शूटिंग के दौरान जो है, जो जो ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, द ब्लैक बक, सुना होगा आपने, हिरन होता है, उसको गोली मार दिया था, ठीक है। तो क्या आप, और मान लीजिए वो फिल्म स्टार आपका फेवरेट है, मान लो फेवरेट, तो आपने कभी कभी बोला होगा ना, क्या हो गया, तो इतना अच्छा अच्छा काम करता है, इतना नाम है उसका, इतना अच्छा फिल्म बनाया, देश के लिए इतना आर्थिक सहायता दिया है, इतना टैक्स भरता है, गरीब लोगों को मदद करता है, यहाँ जाके उसको स्कूल बना दिया, फलना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको लेकिन छोड़ देना चाहिए, उसके साथ एकदम खास तरह से पेश आना चाहिए, ऐसा लगता है ना अंदर में। जिन लोगों का फेवरेट है ना, उनसे पूछो, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर उसने अनजाने में अगर किया है तो उनके साथ स्पेशल तरीके से पेश आना चाहिए, ऐसा बोला है स्टेटमेंट नंबर वन है। हाँ,
द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली, कह रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना वो जानबूझ के क्राइम नहीं करते, तो हाँ उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट दो, मतलब उसके अलग कानून। और नंबर 2, नहीं, इट इज आवर पॉलिसी दैट एवरीबॉडी इज इक्वल विद द लॉ, ये हमारी नीति है कि हर कोई कानून के सामने क्या है, समान है। अब आप देखिए, आप जब चीजों को समझेंगे तो खुद ही बोल देंगे कौन वीक है। इसका मतलब ये जो 1 नंबर है ये क्या है, वीक है, और ये 2 नंबर क्या है, स्ट्रांग है। बिकॉज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट शुरू होता है आर्टिकल नंबर 12 से, जाता है आर्टिकल नंबर 32 तक। आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर कोई कानून के सामने क्या है, समान है। अब वो अमिताभ बच्चन हो या हमारा ऐसा तुच्छ आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, हर अपराध के लिए दोनों को सजा सेम मिलेगा, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा कि वो बेसी टैक्स दिया है और मैंने कम टैक्स दिया है। इस तरह से आप किसी के साथ कैटेगरिकली स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार दिया गया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेशा क्या है और उसका पेशा क्या है, और आपने जानबूझ के किया है या फिर अनजाने में किया है। तो अगर अनजाने में ही किया है तो अमिताभ बच्चन को भी वही सजा होगा जो हमको होगा, सेम अपराध के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये या इसका मतलब इसका आंसर कौन होगा, 2 नंबर है तो बी नंबर ऑप्शन, जहां बोला गया है कि आर्गुमेंट नंबर 2 इज स्ट्रॉन्ग। तो क्या आपको समझा पाया? बिकॉज नंबर 2 is universally accepted truth. Why? Because law is impartial. ये कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, and equal for all individuals, and also it is enshrined in the part 3 of the fundamental rights, that is article number 14. ये क्या हुआ, लॉजिक हुआ, एविडेंस हुआ, बैक्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज हुआ, तो इस तरह से हमारा 2 नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप बात समझ रहे हो? हाँ, क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये समझाता हूं, यानी आपको स्टेटमेंट ना ठीक से समझना होगा। स्टेटमेंट से मैंने निकाला प्रेस्टिजियस, मैंने निकाला कमिटेड क्राइम, और मैंने निकाला अननोइंगली, और निकाला स्पेशल ट्रीटमेंट। इस पे चर्चा करना है, बाकी तो ऑक्सिलरी वर्ब ABCD सब है, क्या करना है। शुड ऑक्ट्रॉय बी एबोलिश्ड, ये बताओ सबसे पहले, ऑक्ट्रॉय क्या होता है, पहले तो यही समझना पड़ेगा। इतना तो तुमको समझ में आया, कुछ ना कुछ तो ये टैक्स वगैरह है, पर किस तरह का, इसे कहते हैं रोड टैक्स ऑन गुड्स कैरिंग व्हीकल्स। जो व्हीकल सामान ले जाता है ना, सामान रोड के जरिए, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्ट्रॉय कहते हैं। तो कह रहा है क्या ऑक्ट्रॉय को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। एबोलिस्ट का मतलब होता है खत्म कर देना। पहला है हाँ, इट विल एलिमिनेट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ करप्शन। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार करने का, चूंकि ये एक एलिमेंट है, ये भी एक कारण है, ये पूरी तरह से क्या हो जाए, ये खत्म होगा तो क्या होगा, इसे खत्म कर दो, क्योंकि करप्शन होने के ये भी एक क्या है, रीजन है, ऑक्ट्रॉय। जानते हो ना? नहीं, मत खत्म करो। इट विल एडवर्सली, एडवर्सली माने बुरी तरीके से, इट विल एडवर्सली अफेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यूज। इससे सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे एक स्टेट और देश चलता है, ठीक है ना, कि गुड्स कैरिंग व्हीकल तो पूरे देश में है। तो आप मेरी बात पे नहीं, मैंने बता दिया, ये मेरा बात था, अपना बात लगा के आर्गुमेंट बताओ। आप देख सकते हो यहां भी ऑप्शन है, कौन सा, बी। आप लोग सामने सी में क्या है, अच्छा सी, तो यानी कि टाई है ना, या तो बी होगा या फिर सी होगा। बी वाले हाथ उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और सी वाले तुम लोग बीच बीच में क्या मेला घूमने आए हैं, ना चूरन खाने आए हैं? आप उठा लिया, मतलब कोई मतलब नहीं है, फोर्सफुली।
देखो यहीं पे क्रिटिकल रीजनिंग में मेंस के एग्जाम में क्यों गलती होती है, क्या बोला है, कहता है क्या ऑक्ट्रॉय को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। आप स्टेटमेंट देखो, क्या स्टेटमेंट में ऑक्ट्रॉय को क्या किसी भी एंगल में करप्शन से जोड़ा गया है? क्या स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई फैक्ट है? नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट में कैसे आएगा? जब स्टेटमेंट में इस ऑक्ट्रॉय को एबोलिश जो करने की बात की गई, इससे कोई रीजन नहीं दिया है, तो आप इसे किसी रीजन से क्यों जोड़ रहे हो? लेकिन ऑक्ट्रॉय कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि वो रोड बनाती है, टैक्स नहीं लेगी, और वो कितना रेवेन्यू को उसका पार्ट है। अगर वही बंद तुम कर देगा तो कहां से कमाएगा, डेवलपमेंट कहां से होगा, रोड कौन बनाएगा? तो पहला वाला जो आर्गुमेंट है ये वीक है, और दूसरा वाला जो है ये क्या है, स्ट्रांग है। तुम दोनों दीदी को समझ में आया? हाँ, ये क्या होगा, बी नंबर। ये जो मन का जो चंचलता है ना, इसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है ना, जब तक ये नहीं, कैसे इधर होगा, बिकॉज देर इज नथिंग मेंशन अबाउट करप्शन इन द स्टेटमेंट। आप ऑक्ट्रॉय को करप्शन से तब जोड़ोगे जब स्टेटमेंट में ऑक्ट्रॉय को करप्शन से जोड़ा गया है, कोई लिंक है, लिंक ही तो नहीं है। लेकिन ऑक्ट्रॉय का रेवेन्यू से सीधा लिंक होता है, पता है ना, बिकॉज ऑक्ट्रॉय मींस रोड टैक्स ऑन गुड्स कैरिंग व्हीकल्स। जो स्टेट में जो माल ले जाने वाली जो गाड़ी होती है, रोड से जाओगे टैक्स देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू है, अरबों रुपए का रेवेन्यू है, उसी देश का डेवलपमेंट होगा। आप समझ रहे हो बात को? हाँ, ये हो गया। जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको समझते जाओ, तो जाके जो क्वेश्चन देंगे समझ में आएगा। Should the railways immediately stop issuing free passes to all its employees? क्या कह रहा है? अब तुम पता है ना, रेलवे अपने एम्प्लॉय को फ्री पास देता है कि ऑल ओवर इंडिया वो कहीं भी आ सकता है, कि कोई एम्प्लॉय है तो क्या कहता है कि रेलवे को तुरंत प्रभाव से, अब इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग फ्री पासेस टू ऑल इट्स एम्प्लॉय, अपने सभी कर्मचारियों को फ्री पासेस देना बंद कर देना चाहिए। शुड बोला है, क्या ऐसा करना चाहिए? बोलता नहीं, द एम्प्लॉइज हैव द राइट टू ट्रैवल फ्री। कह रहा है एम्प्लॉइज को अधिकार है कि वो फ्री में ट्रैवल कर सकता है, इसलिए इसको मत हटाओ। कह रहा है हाँ हटाओ, दिस विल हेल्प किसको, रेलवेज, टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी, क्योंकि अगर आप ये बंद कर देंगे तो आप बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे आराम से। और ये देख लीजिए एक बार, यहाँ तुम्हारा कौन था, ए, अच्छा, और बाकी कुछ, कोई लोग और कुछ? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग गाय गोरू बकरी भेड़ मुर्गी जब बेड़ा में एक साथ घुस जाते हैं ना, तो गाय गोरू भी कौवा का आवाज में बोलने लगता है। और कभी कभी कौवा लोग गाय का आवाज है वो समझ में आता है कि बेड़ा में गाय है कि कौवा है, ठीक है। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग का ओपिनियन दूसरे के डोमिनेंस से इफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट हो जाता, नॉट इफेक्ट, इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वोट ज्यादा पड़ा, ए नहीं रे, हम तो सी बोलने वाला था, सब तो ए बोल रहा है, कहा हम भी यही बोलेगा। ये इस तकलीफ से बाहर निकल जाओ जल्दी, ये तकलीफ बहुत होता है, क्योंकि हम लोग किसी के सामने गलत साबित होना नहीं चाहते हैं, ऐसा टेंडेंसी से हम लोग पैदा लेते हैं। गलत साबित होना अच्छा बात है, आपको सीखने को मिलता है। मेरे को तो जहां मौका मिलता है मैं तो घुस जाता हूँ, क्यों बोलो तो मैं चाहता हूँ हार जाऊं, क्यों हार जाऊं, हारने से मेरे को बहुत सीखने मिलेगा, और जीत गया तो सलाह और मजा, लेकिन हार गया ज्यादा फायदा है। क्यों बोलो तो सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसे सीख लो, तो तुम्हारा वो फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया ना। हाँ, ईगो रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। चलो देखते हैं क्या है, तुम लोग तो ये बोला है मुंह उठा के। देखो एग्जाम में गलती क्यों होता है, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन or in general term there are two words. The first one is right and the second one is facility, or you can say in terms of government privilege.
ठीक है, वी हैव अ राइट टू वोट, करेक्ट, we have a right to get education, we have a right of freedom of speech, we have right to movement. That means from article number 14 to article number 32, that much we have the right. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो फलना फलना चीज का जो एम्प्लॉई होगा उसके पास अधिकार है कि वो फ्री ट्रैवल कर सकता है? इट इज जस्ट अ फैसिलिटी और अ प्रिविलेज प्रोवाइडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन टू इट्स एम्प्लॉई। ये एक प्रिविलेज, सुविधा होती है, ये फैसिलिटी होती है, इसे राइट नहीं बोल सकते। हम लोग बोलते हैं लेकिन ये राइट नहीं है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, तो आपको पीएल मिलता है, प्रिविलेज लीव, कैजुअल लीव, EOL, extraordinary sick leave, medical leave. This is not your right. These are just your privileges or facility that has been provided by the institute. मुझे ही मिलता है, PL है, CL है, EOL है, sick leave है, medical leave है। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो ये राइट कब से हो गया ट्रैवल फ्री करना? तो सबसे पहली बात यह है कि फैक्चुअली, क्या वाली, हाँ, फैक्चुअली ये कैसा आर्गुमेंट है? वीक आर्गुमेंट है। कारण बता, तुमको एविडेंस दिया मैंने, आपने उसमें गौर नहीं किया, सिर्फ एक वर्ड आपका लुटिया डुबो दिया। तो पहली बात तो ये है कि ए ही नहीं होगा ये, तो जब पहला वाला वीक हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला। हाँ, अगर एम्प्लॉई लोग का अगर तुम फ्री पास अगर तुम हटा देगा तो कह रहा है प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। मेरी बात सुनो, विल लिखा है ना, विल का मतलब होता है फॉर श्योर। ओके, नाउ हियर कम्स माय क्वेश्चन, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। मैंने पूछा हाउ, माय क्वेश्चन इज हाउ। अगर रेलवे में लैक्स ऑफ एम्प्लॉई है, मैं अगर उनका फ्री पास अगर बंद कर दूं तो इसे रेलवे बेटर फैसिलिटी देगा। इसका एग्जांपल भारत में कहां है? कहां है, किस जोन में? ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, नॉर्दर्न फ्रंटियर जोन, किस जोन में ऐसा किया गया है जिससे वो जो पैसा बचा उस पैसे से स्टेशन पे ये लाया गया? क्या इज देयर एनी एग्जांपल्स आर देयर? है कोई? नहीं है। हाउ कैन यू से दैट? सो दिस इज जस्ट एन ओपिनियन बिकॉज देयर इज नो फैक्ट, देयर इज नो एविडेंसेस कि ऐसा होता है कि रेलवे लोग का फ्री पास बंद कर देने से फैसिलिटी बढ़ा दिया जाता है। ऐसा हो सकता है अपने एम्प्लॉई का फैसिलिटी फ्री पास बंद करके फैसिलिटी बाकी का बढ़ा देगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, नाइदर वन नॉट टू। देवायुत, समझ में आया गलती कहां पे हो रहा है? पहला तो तुमको हम यही उड़ा दिया एक ही वर्ड में। तो इसलिए क्लास ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आगे देखे, चलो अब समझ रहे हो? तो अब तुम्हारे पैरों के नीचे माइन बिछा के रखा है, पैर रखेगा फट जाएगा, कहां कहां फटेगा हमको पता नहीं है, ठीक है? शुड देयर बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट? इंडिया गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, इटली गवर्नमेंट, ऐसा होता है? तो बोलता है क्या वर्ल्ड का भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए क्या? संसार सरकार, समझ रहे हो ना? वर्ल्ड लिखा है ना, हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या होना चाहिए पूछ रहा है, बस इतना ही लिखा है। बोलता है हाँ, इट विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग टेंशन अमंग द नेशंस। कह रहा हाँ ऐसा करो, क्योंकि दो राष्ट्रों के बीच जो कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, युद्ध हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, उसको ये दूर कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट है, सारे नेशंस के अंदर है, ऐसा बोल रहा है। बोलता है नहीं, ऐसा मत करो, देन ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज विल डोमिनेट इन द गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो बनेगा, जो डेवलप्ड कंट्री है, चाइना, जापान, रशिया, जर्मनी, है ना, इटली वगैरह, ये लोग क्या करेगा, इनका दबदबा सबसे ज्यादा होगा, वो डोमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी, डी मतलब नाइदर। हाँ वही तो, डी मतलब ना एक नंबर होगा ना दो नंबर, सही है। तुम बोल रहा है ए, और सी। तो ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तुम दो ऑप्शन लेगा? ओ तुम बी बोला था, तो और बाकी है कुछ बोलना है? तुम जो कह रहा है बी नंबर, ये तो ओनली वाला वर्ड से ही बाहर हो जाता है।
तो पहले ही बोला था जब ऐसा वर्ड रहेगा ओनली द बेस्ट विल बी, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वीक आर्गुमेंट। बोला हाँ इट विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग टेंशन अमंग द नेशंस, कहाँ लिखा है? बोला है कि क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए? ऐसा इमेजिनरी है, प्रिडिक्शन में लग सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट होने से ना ऐसा होगा वैसा होगा, बट देयर आर नो फैक्ट्स। हाउ, कैसे होगा? क्या इसका प्रोसेस बताया है कि दो नेशंस के बीच टेंशन को कैसे दूर करेंगे? देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन, ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है जो ये बता सके कैसे होगा, कैसे नेशंस के बीच हम टेंशन को दूर करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा वीक आर्गुमेंट है। आंसर क्या होगा? 3 नंबर, नेदर वन नेदर टू, या तो ओनली, ओनली कभी भी नहीं होगा, दिस इज द ओनली वे कभी भी नहीं, दिस इज द ओनली मेथड नहीं हो सकता है। ठीक है, should all the colleges in India be allowed to devise their own curriculum and syllabus for the vocational courses promoting self employment? देखो पहले ये समझो, कह रहा है कि वोकेशनल कोर्सेज, समझते हो क्या होता है? वोकेशनल कोर्सेज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऐसे कोर्सेज जिस कोर्सेज को करने के बाद आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जैसे बुनाई का काम, टेलरिंग का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, प्लम्बिंग का काम, ठीक है ना, हार्डवेयर ठीक करने का काम, ऐसा हर कॉलेजेस में जगह जगह या गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऐसा छोटे छोटे कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री जो है शुरू किया है, जहाँ पे आप स्किल, स्किल इंडिया बोलते हैं ना, स्किल इंडिया के तहत ऐसे वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है तो गवर्नमेंट बनाती है ये सब, स्किल इंडिया के तहत गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कह रहा है क्या भारत में सभी कॉलेजेस को ये अनुमति दे देनी चाहिए कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज जो आते हैं, कॉलेज को बोल दो कि भाई इसके लिए जो सिलेबस है, करिकुलम जो है वो आप खुद बनाइए, गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट ने देगी ऐसा नहीं बोला है, लेकिन बोला है कॉलेजेस खुद बनाए, मतलब गवर्नमेंट नहीं देगी, तो कॉलेजेस को अधिकार दे दीजिए कि रोजगार पाने के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसका करिकुलम कैसा होगा कॉलेज डिसाइड करेगा, ऐसा बोला है। बोलता हाँ अलाउ कर दो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार जनरेट होगा। बोलता है नहीं ऐसा मत करो, दिस विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबस, ऐसा मत करो क्योंकि इससे करने से क्या होगा, एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो क्या होगा, प्रभावित होगा, और सिलेबस चूंकि यूनिफॉर्म नहीं होगा, हर कॉलेज अपने हिसाब से बनाएगा, तो चूंकि हर कॉलेज का सिलेबस बाकी से क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी यानी समानता नहीं होगी, तो क्या होगा, जॉब भी सही से नहीं मिलेगा, है ना, जिसका सिलेबस स्ट्रांग उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, हाँ इसने फल्ला 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 कोर्स किया हुआ, इसको ले लो उसको हटा दो, ऐसा बोला है। जो भी, अब आप पढ़िए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा, आराम से, हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। एम्बिजस डेटा और रीस्टेटमेंट, एक ही बात को दोबारा कहना वीक आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे इसने क्या किया है, जो बात यहाँ पे कही गई है वही बात फर्स्ट में बोला गया है कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे तुम्हारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, तो लिखा हुआ है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी लिखा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और इंपॉर्टेंट स्टेप मतलब कॉलेज को अपना डिवाइस करें, ये जस्ट क्या है, एक रीस्टेटमेंट, और रीस्टेट एक ही बात को दोबारा फिर से बोल देना अलग भाषा में इज अ वीक आर्गुमेंट। इसका आंसर होगा बी नंबर। ये जो 2 नंबर आर्गुमेंट है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो अप टू द मार्क हाई स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाएंगे, और कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो बिलो स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे कि चलो भाई वोकेशनल कोर्सेज हमारे कॉलेज में भी होता है, हमारे कॉलेज में आके आप एडमिशन ले लीजिए। अब चूंकि किसी भी कॉलेज का सिलेबस सेम नहीं है, किसी भी कॉलेज का सिलेबस सेम नहीं है, ठीक है, किसी भी कॉलेज का सिलेबस सेम नहीं है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में देयर विल बी अ बिग गैप, तो बच्चा तो उसी कॉलेज में जाएगा ना जहां का वोकेशनल ट्रेनिंग, और वहां का वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद कैंपसिंग से मिलने वाला नौकरी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और ऐसा होगा तो वहां पे माल कौड़ी भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, कई सारा इरेगुलरिटीज होगा, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चीज होगा, यानी कि आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रांग है, तो आंसर कौन होगा हमारा, बी नंबर। आ रहा है मेरी बात समझ में?
6 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुड न्यू यूनिवर्सिटीज बी एस्टेब्लिश इन इंडिया? क्या नए विश्वविद्यालय भारत में खोले जाने चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए? कहता है कि नो, नहीं। वी हैव स्टिल नॉट अचीव द टारगेट फॉर लिटरेसी। अभी तक हम लोगों ने शिक्षा का जो हमें टारगेट दिया गया था शिक्षित करने का, लिटरेसी का कितना % होना चाहिए, अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है। दूसरा है नो, ये भी कह रहा है नो। वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट हाईली क्वालिफाइड पीपल। तो क्या होगा, हमें क्वालिफाइड पीपल तो बहुत हाई मिलेंगे, लेकिन हमें क्या फेस करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड बट हाईली, यानी ऐसे लोग जो हाईली क्वालिफाइड है लेकिन क्या है? अनएम्प्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों ने क्या किया आंसर? ABCD क्या होगा? डी। दोनों ही गलत है। आपने अभी तक साक्षरता का जो परसेंटेज है हासिल नहीं किया है, दैट डज रियली मीन कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं खोलने जाना चाहिए? यूनिवर्सिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल दोज हु आर अनरीचेबल, जहाँ पे अच्छा पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पे एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं है, और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ से काफ़ी किलोमीटर जो है दूर जाना पड़ता है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लिटरेसी रेट का क्या लेना देना है यूनिवर्सिटी से? बोलता है नो, वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड बट हाईली, यानी हाईली क्वालिफाइड पीपल अगर मिलेगा, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसलिए हमको यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहिए। मैंने पीपल हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे लेकिन चूंकि उनको नौकरी अनएम्प्लॉयड, तो कहाँ लिखा है कि यूनिवर्सिटी खोलने से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा सब कुछ? ये तो आपका ओपिनियन दे रहा है कि हाईली क्वालिफाइड पीपल मिलेगा लेकिन अनएम्प्लॉयड। दिस जस्ट ओपिनियन, नो एविडेंस। दोनों ही आपका वीक आर्गुमेंट है। शुड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो होते हैं ना, मंत्रिमंडल जो होता है, once appointed be kept the same for the entire period intervening two elections? एक इलेक्शन हुआ, जीता, और दूसरा इलेक्शन के बीच जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, कह रहा है एक बार अगर इनका अपॉइंटमेंट हो जाए, बी केप्ट द सेम फॉर द एंटायर पीरियड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरे 5 साल के पीरियड के लिए चेंज नहीं, मतलब आपके पास जो मंत्रालय है वही रहेगा, उसके पास जो मंत्रालय है वही रहेगा, हेड रोल नहीं होगा। हेड रोल मतलब सबका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, रेलवे वाला चला गया डिफेंस, डिफेंस वाला चला गया रेलवे, रेलवे वाला चला गया एजुकेशन, मिनिस्टर को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं बोलता कि एंटायर जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो एक बार अपॉइंट कर दिया उसको चेंज मत करो, ऐसा बोला है। बोलता है कि नहीं, शफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो समझता है? तुम्हारे पास कौन सा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। और शफलिंग मतलब आगे पीछे, भाई आपने 3 साल काम किया डिफेंस में, आप हटिए, ये आप डिफेंस में आएंगे, आप रेलवे संभालिए, शफल कर दिया आगे पीछे। तो शफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियोज इज अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्यवर्धक डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा प्रोसेस है कि शफलिंग करते रहिए और पोर्टफोलियो सबका चेंज करते रहिए, ताकि क्यों क्या होगा, आप जब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, आपको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा। जब आप छोड़ के जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो न्यू जनरेशन है उसके लिए काफी कारगर साबित होगा। ऐसा बोला है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज है। बोलता है हाँ सेम रखो। द मिनिस्टर्स डू नॉट गेट होल्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो अनलेस दे आर केप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या बोल रहा है कि द मिनिस्टर डू नॉट गेट होल्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो, मिनिस्टर जो है ना उनको अपने पोर्टफोलियो पे वो नहीं रहते हमेशा, जब तक उनका पोर्टफोलियो लंबे समय तक ना कर दिया जाए। भाई 5 साल आप बन गए रेलवे मिनिस्टर, उसको पता है भाई हम तो 5 साल तक रेलवे मिनिस्टर ही रहेगा। तो आपके पास 2 आर्गुमेंट है, एक है नो मत करो क्योंकि ये रीजन है, बोला हाँ करो क्योंकि ऐसा है। बताइए, आराम से सोच के बताइएगा। Should the Council of Ministers once appointed be kept the same for the entire period intervening 2 elections? 2 इलेक्शंस के बीच 5 साल का गैप होता है। एक बार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए उनको 5 साल तक सेम रखो, बोलता चेंज मत करो। एक बोला है नहीं, ठीक है, शफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड पोर्टफोलियो इज अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और दूसरा है हाँ, नहीं तो ऐसा होगा जब तक लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं मिले तो उनको कोई ये नहीं मिलेगा। डू नॉट get hold on their portfolio unless they are kept for a longer duration।
छोड़ के चले जाएंगे, नहीं करेंगे अगर 5 सेकंड नहीं दोगे तो। क्या है, कौन सा आर्गुमेंट सही है या नहीं है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका होगा क्या? नाइदर। सी नो वेयर इट इज मेंशन कि आप जब शफल करते हो मिनिस्टर्स को या उनके पोर्टफोलियो को आप चेंज करते हो तो इससे आपका डेमोक्रेटिक हेल्दी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि रेलवे मिनिस्टर जो पहला साल था वो 5 साल तक काफी अच्छा काम कर दिया, आपने उसको चेंज किया, सेकंड वाले ने उसको बिगाड़ दिया। ऐसा बहुत सारा एविडेंस है, नाम नहीं लेंगे, है कि नहीं? और बोलता है हाँ ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रखेंगे तो अपना पोस्ट छोड़ देंगे या गेट ऑन होल्ड नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं हुआ ना। बिकॉज हाँ अनलेस, जब तक की अनलेस, हाँ अनलेस वर्ड मैंने बताया था, अनलेस वर्ड भी रहेगा तो ये वीक आर्गुमेंट है। क्योंकि वंस यू आर इलेक्टेड एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यू आर अ मिनिस्टर एंड बिकॉज वट एवर जॉब और सेक्टर यू आर प्रोवाइडेड यू हैव टू वर्क। कोई भी जॉब मिलेगा, कोई भी सेक्टर मिलेगा, कोई भी एरिया मिलेगा, किसी भी तरह का प्रोफाइल मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा और कहीं भी काम करना पड़ेगा। इसलिए यू आर मिनिस्टर्स, आप मंत्री होते हैं कि जो काम दिया जाएगा वो ये नहीं कि ये 5 साल के लिए नहीं मिलेगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलता है। और यहाँ पर तो अनलेस दिया हुआ है, नहीं तो ऐसा वर्ड आर्गुमेंट में नहीं चलता है। इज द गवर्नमेंट जस्टिफाइड इन स्पेंडिंग सो मच ऑन डिफेंस? क्या ये सही है कि सरकार डिफेंस पे जो इतना पैसा खर्चा करती है, कह रहा है क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये उचित है, ऐसा पूछा है डिफेंस पे। तो कह रहा है हाँ, सेफ्टी ऑफ द कंट्री इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहला बोलता है नहीं, जस्टिफाई नहीं है, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग पीस, शांति के समय, दिस मनी कुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब शांति है, कोई वार नहीं हो रहा है, तो यही पैसा देश के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया बोलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली। मैंने कहा देश के खिलाफ कोई बात आप नहीं कर सकते, तो डिफेंस पे खर्चा नहीं करोगे तो क्या पे खर्चा करोगे? एजुकेशन पे खर्चा नहीं करोगे तो किस पे खर्चा करोगे? हालांकि ये बहुत ही बुरा है हमारे देश में कि एजुकेशन पे सबसे कम खर्चा किया जाता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए जायज है। ये कौन सा बात होगी शांति के समय पैसा बर्बाद हो रहा है बोल के? आप आगे की तैयारी भी तो करोगे ना। देश का डेवलपमेंट क्या डिफेंस के खर्चा काट के, शिक्षा का खर्चा काट के आप उधर लगा दोगे? थोड़ा ना ऐसा होता है, वो भी तो डेवलपमेंट ही है। डिफेंस अगर आपका देश का बेहतर होगा तो यू आर अ डेवलप्ड कंट्री। इसलिए अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस हमसे क्या है, आगे है, हम लोग डेवलपिंग है ना। शुड ऑल द अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स इन द सिटी बी डेमोलिश्ड? ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मकान, कुछ भी जो अनऑथराइज है, जिसका आपको परमिशन नहीं था, गैर कानूनी है, इन सबको गिरा देना चाहिए, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्या लिखा है? अनऑथराइज्ड है, देखो क्लू वर्ड यही है, कर देना चाहिए। बोलता है नहीं, वेयर विल द पीपल रिसाइडिंग इन सच हाउसेस लिव? कह रहा है कि ऐसा करोगे तो वहां जो लोग रहते थे फिर वो कहाँ रहेंगे? और दूसरा बोला हाँ, दिस विल गिव अ क्लियर मैसेज टू जनरल पब्लिक एंड दे विल रिफ्रेन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स। ऐसा करोगे तो पब्लिक इस बात से अवेयर होगी कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग, जिस मकान को बनाने का आपको अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, आपको अनुमति, लीगल आपको परमिशन नहीं है, ऐसा काम आप नहीं कर सकते, लोग ऐसा करने से बचेंगे। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है तो क्या इसका मतलब तू कहीं भी घर बना लेगा? रेलवे के अगल बगल रेलवे का जमीन है ना, वहां लोग झुग्गी झुपड़ी बना के रह रहे हैं, रेलवे कभी भी चाहे उखाड़ देगा उसको। तो वहां पे ये सोच काम नहीं आएगा कि इसको हम उखाड़ देंगे तो कहाँ जाएगा। तो तुम रेलवे पटरी बिछाया कहाँ? हवा में तो नहीं बैठेगा वो, उसके लिए तो लैंड चाहिए। तो ये कोई आर्गुमेंट है? थेथोलॉजी है ये, वीक आर्गुमेंट है भैया। इमोशनली आई कैन अंडरस्टैंड, इमोशनली बात समझ में आती है कि भाई कहाँ जाएगा, बेघर हो जाएगा, इंडियन लोग तो ऐसे भी इमोशनल होते हैं। हाँ, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, ये फैक्ट, जब फैक्ट पे आओगे तो नहीं चलेगा। तो फिर एक काम करो, तुम्हारा तो 2-3 बीघा का घर है, जमीन है, घर बनाया 1 बीघा में, 2 बीघा बचा है, तो बाहर वाले को बुला, बोलो
जितना रेलवे का झोपड़ी मेरे यहाँ पे घर बना लो, तुम देगा? हाँ, असलियत सामने आ जाएगा। बोलता है हाँ डेमोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि जनरल पब्लिक को क्लियर मैसेज आना चाहिए कि आपको इस तरह के अनऑथराइज्ड बिल्डिंग नहीं बनाने चाहिए। ये स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है, क्योंकि आप कोई भी इलीगल काम करना आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। नंबर 10, शुड देयर बी अ सीलिंग, मतलब बार, ऑन द सैलरी ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द मल्टीनेशनल इन आवर कंट्री? हमारे देश में बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, यामाहा है, रिलायंस है, बहुत सारा कंपनी है। तो कह रहा है कि जो यहाँ के जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं तो खतरनाक सैलरी मिलता है। अब इसे गूगल का कौन है, पिचाई, सैलरी कितना है? उसका महीनों का सैलरी करोड़ों में है, साल का छोड़ दो। ठीक है ना? तो कह रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे देश में जो काम करते हैं, इस पे जो टॉप एग्जीक्यूटिव है, ऊपर लेवल के सीईओ, एमडी, बोर्ड डायरेक्टर्स, इनका जो सैलरी होगा वो फिक्स होना चाहिए, सीलिंग होना चाहिए कि इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। ऐसा बोला है, शुड बोला है। बोलता हाँ ऐसा कर दो, नहीं तो अदरवाइज इट वुड लीड टू अनहेल्दी कंपटीशन। इससे जो कंपटीशन होगा वो अनहेल्दी हो जाएगा, सब कोई आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए कुछ भी करेंगे। एंड आवर ओन इंडस्ट्री वुड नॉट बी एबल टू विथस्टैंड दैट। हमारा जो, हमारे देश में जो हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो खड़ी नहीं रह पाएगी, गिर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नो, ऐसा मत करो, सीलिंग मत लगाओ। विद द एक्सेंट ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है तो खुल गया है ना, लिबरल हो गया है। एनी सच मूव, ऐसा कोई भी कदम अगर उठाया, वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव क्या होता है? प्रोडक्शन जो बेहतर हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, रिसेशन हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। वंस द इकोनॉमी पिक्स अप, एक बार अगर अर्थव्यवस्था ऊपर उठने लगी, दिस डिस्पैरिटी विल बी रिड्यूस। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होती चली जाएगी, ये डिस्पैरिटी है, उसका इनकम ज्यादा और हमारा इनकम कम, इसके बीच का डिफरेंस धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम हो जाएगा। सी, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। कह रहा है कि ऐसा मत करो, सीलिंग लगा रहे हो ना, ऐसा मत लगाओ, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। जब हमारे देश का इकोनॉमी बेहतर होगा तो जो दो लोगों के बीच जो सैलरी में इतना गैप है ना, ये गैप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होगा। क्योंकि बात सही है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी जब बेहतर होती है तो लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो लोगों के बीच जो आय की जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी इनकम, ये धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस होगा। देन पुअरर आल्सो बिकम रिचर, ऐसा हो सकता है। बताइए नंबर 10, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कभी ऐसा हुआ है हमारे देश में? 6 महीना काम करता है, 1 साल काम करता है, फिर रिजाइन मार के दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी। जब ज्वाइन किया तब उसका इनकम था ईयरली 6 लाख, काम किया 6 महीना 8 महीना, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, 1 साल, फिर फलना जगह पे उसको जॉब का ऑफर आ गया, बोलता है आपको 12 लाख देंगे। स्विच कर गया, छोड़ देता है। वहाँ 1 साल काम किया और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बढ़िया काम किया एयरोबोटिक्स में, उसको 40 लाख का पैकेज मिल गया। समझ में आ रहा है बात? तो क्या किया, सीधे 12 लाख से कहाँ जंप किया? 40 लाख में। यूरोपियन बेस्ड कंपनी, बहुत सारा होता है, हुआ है रिसेंटली यहीं पे है। ठीक है, तो कह रहा, तो ये तो ऐसा सीलिंग तो ऐसा है नहीं, लेकिन क्या सीलिंग कर देना चाहिए? इसके 2 रीजन दिए गए हैं। आप क्या बोलते हो, वीक, स्ट्रॉन्ग, क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग है कि हाँ सीलिंग कर दीजिए, मतलब इनकम बार लगा दीजिए। तुम मान लो सीईओ है, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो अगर हम तुम्हारा सैलरी पे अगर हम सीलिंग कर दे तो काम करेगा? तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होगा, तुम क्या बोलेगा? इतना काम करेगा तो भी इतना मिलेगा, इतना काम करूंगा तो भी इतना, ज्यादा एफर्ट मारने का जरूरत क्या है, चुपचाप बैठो अपनी जगह पे। पहले 8 घंटा एफर्ट मार रहा था, तो 4 घंटा एफर्ट मार रहा है। तुमको पता है तुम कितना भी मगरमच्छ की तरह फड़फड़ा लो, तुमको सीलिंग कर दिया गया, इससे सैलरी ऊपर नहीं जाएगा। आप बात समझ रहे हो? अदर, क्योंकि तुम टॉप, बात टॉप एग्जीक्यूटिव्स की है, लाइक सुंदर पिचई, सीईओ, एमडी, है ना, डायरेक्टर,
So otherwise it would lead to unhealthy competition and our own industry would not be able to withstand. बोला कि हाँ सीलिंग कर दो, नहीं तो क्या होगा, अनहेल्दी कंपटीशन. अनहेल्दी कंपटीशन कैसे, कहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि इससे अनहेल्दी कंपटीशन होगा? All the multinational companies knows this fact that the better services you provide, the better you can retain your employee. जितना अच्छा सर्विसेज और सैलरी तुम एम्प्लॉय को दोगे, तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे पास ही रहेगा. उससे बेटर दोगे क्योंकि तुम उसके सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, वो बेटर है, उसकी क्वालिफिकेशन बेहतर है, उसका नॉलेज अच्छा है, उससे आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है. तो जो तुमको फायदा दे रहा है वो तो चाहेगा ना तुम सैलरी बढ़ाओ उसका, और अगर नहीं बढ़ाएगा तो स्विच तो करेगा. लेकिन तुम्हारी कंपनी में तो स्विच कोई और आएगा, तो ये तो चलता रहता है ना. तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय हैपेंस, हर जगह होता है. जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी है, टॉप एग्जीक्यूटिव में जहां सैलरी मिलेगा वो वहां स्विच कर जाएगा. बहुत कोई स्विच नहीं करते हैं, क्यों? बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, बेटर प्लेस टू लिव, बेटर फैसिलिटी. भले ही सैलरी कम मिल रहा है लेकिन उसके एवज में जो फैसिलिटी मिल रही है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए स्विच नहीं करता. इट डिपेंड्स. ठीक है, तो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सीलिंग कर देंगे तो अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा, हमारा इंडस्ट्री विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. देयर इज नो एविडेंस इन आवर कंट्री. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. और जो दूसरा जो है, ये भी कोई बात नहीं है विद द एक्सेंट ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एनी सच मूव वुड बी काउंटर प्रोडक्शन. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि टॉप एग्जीक्यूटिव का आप बोला नो ऐसा मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा. ऐसा कोई बात नहीं है. अगर मैं तुम्हारा कंपनी छोड़ रहा हूं तो वो भी तो किसी कंपनी छोड़ तुम्हारे कंपनी में आ रहा है. इट डिपेंड्स कि आपको किस क्वालिटी का वर्कर चाहिए और आप उसको अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं. बहुत कंपनी देखना, वो आदमी छोड़ने से पहले वो वहाँ मौका देता है कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, आप मेरी सैलरी बढ़ाइए. मीटिंग होता है, वो साफ साफ बोलता है मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, नहीं तो सर मुझे मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है. तो वो देखता है कि वो बंदा हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है और लास्ट 6 मंथ में उसने हमारे प्रोडक्शन को कहाँ लेके गया है. वो देखेगा, समझेगा, बोलेगा डिमांड इसका क्या है, जायज है, बढ़ा देगा. क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो होता तो वो भी स्विच कर जाएगा. लेकिन उसके ना रहने से आपका प्रोडक्शन काउंटर हो जाएगा, खराब हो जाएगा. दैट डजंट की. और ये लॉन्ग टर्म बात है कि इकोनॉमी पिक्सअप होगा तो इनकम जो है कम हो जाएगा. देयर इज नो एविडेंस. हमारा देश तो डेवलप कर रहा है ना, बट रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर. देयर इज डिस्पैरिटी इन द इनकम, ह्यूज डिस्पैरिटी, बहुत गैप है ना अमीर और गरीब में. ये क्या है, तो हो गया ना, वो सेम क्वेश्चन है. सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट. आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा कि आर्गुमेंट कैसे वीक होगा और कैसे स्ट्रांग होगा. ठीक है, सो थैंक यू.